हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप में से कई साथियों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आपको भारत के इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों का भी विवरण सुनाऊं। इसी अनुरोध के तहत आज मैं मस्ट रीड बुक सेगमेंट में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं पानीपत का तीसरा युद्ध। एक ऐसा निर्णायक संघर्ष जिसने भारत के राजनीतिक भविष्य को गहराई से प्रभावित किया था। ये युद्ध न केवल मराठाओं की शक्ति को कमजोर कर गया था, बल्कि अंततः अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता का मार्ग भी सरल बना दिया था। आज हम इस युद्ध की घटनाओं और परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था। भारत में सत्ता का संतुलन मराठों के हाथों में जा रहा था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल सत्ता की कमजोरी पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उसने कई दिनों तक दिल्ली को लूटा था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में स्वतंत्र शासक बना। 1760 तक अब्दाली एक बड़ा नाम बन चुका था। इधर मुगल कमजोर थे और मराठाओं का दबदबा फैलता जा रहा था। दिल्ली दरबार और उत्तर भारत के कुछ गुटबाज मुगल सरदार जैसे नजीबुद्दौला और रोहिला सरदार ने मराठों से बचने के लिए अब्दाली को भारत आने का निमंत्रण दिया। कुछ मानते हैं कि विशेष रूप से मोहम्मद शाह के बाद शासन करने वाले आलमगीर द्वितीय के समय अब्दाली को उत्तर भारत बुलाया गया था, ताकि अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी मराठाओं के बढ़ते वर्चस्व को कम कर सके। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था। वे दिल्ली और उसके आसपास अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। दूसरी ओर अब्दाली अफगानिस्तान से बार बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। उसका एक ही उद्देश्य था, दिल्ली और उत्तर भारत पर नियंत्रण करना, लूट का सामान एकत्रित करना और अपना सामरिक प्रभाव बनाए रखना। 1760 आते आते मराठों और अब्दाली की टक्कर अपरिहार्य हो गई, क्योंकि दोनों ही उत्तर भारत पर वर्चस्व चाहते थे। आलमगीर द्वितीय और उसके वजीर इमाद उल मुल्क तथा रोहिला सरदारों ने अब्दाली को आमंत्रित किया ताकि वो मराठों की बढ़ती शक्ति को रोक सके। मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ पेशवा के चचेरे भाई कर रहे थे। उनके साथ प्रसिद्ध योद्धा विश्वासराव, पेशवा का बेटा जनकोजी शिंदे, महादजी शिंदे, तुकोजी होलकर और अन्य सरदार थे। मराठों की सेना लगभग 40-50 हजार सैनिक और सहयोगी बलों समेत करीब 1 लाख तक थी। मराठा सेना पुणे से चलकर हरियाणा तक आई थी। वो अपने साथ स्त्रियों और परिवारजन को भी लेकर आए थे और उनके कई सिपाही इन स्त्रियों और परिवारजन के बचाव कार्य में लगे थे। उधर अब्दाली भी अपनी सेना लेकर आ गया था। अब्दाली की सेना में अफगान घुड़सवार, रोहिला पठान और शुजाउद्दौला जैसे सहयोगी शामिल थे। उसकी सेना भी लगभग 60-70 हजार के आसपास थी, लेकिन युद्ध का अनुभव और घुड़सवारों की ताकत कहीं अधिक थी। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने डेरा डालकर बैठी। दोनों पक्ष कई महीनों तक आमने सामने खड़े रहे। तकरीबन सितंबर 1760 से जनवरी 1761 तक दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने डटे रहे। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। हालांकि अब्दाली ने फिर मराठाओं की आपूर्ति के मार्ग को रोक देने की योजना बनाई। मराठों की मुख्य सेना सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में पुणे से उत्तर भारत आई थी। इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए अनाज, चारा, धन और सैनिक सामग्री की निरंतर आपूर्ति महाराष्ट्र और दक्कन से होना जरूरी थी। मराठों की रसद का मार्ग सामान्यतः इस प्रकार था: पुणे से मालवा, मालवा से बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से पानीपत। मराठों को उत्तर भारत में जाट, राजपूत, अवधी नवाब आदि से स्थानीय सहयोग की उम्मीद थी, ताकि रसद स्थानीय स्तर पर भी मिल सके। अब्दाली ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को अपने साथ मिला लिया था। इससे गंगा यमुना दोआब का इलाका अब्दाली के नियंत्रण में आ गया था और मराठों की आपूर्ति वहां से टूट गई थी। साथ ही मराठाओं को स्थानीय विरोध झेलना पड़ा। जाट, राजपूत और बंगश जैसे सरदारों ने मराठों की मदद करने से इनकार कर दिया था। इससे मराठों को स्थानीय स्तर पर अनाज रसद नहीं मिल रही थी। अब्दाली ने पानीपत की चारों ओर घेराबंदी कर दी थी।
ना तो अनाज और ना ही चारे की गाड़ियों को मराठों के शिविर तक पहुंचने दिया जा रहा था। महीनों तक मराठा सेना भूख और अभाव में फंसी रही। मराठा सेना के पास अनाज, घोड़ों के लिए चारा और बारूद की भारी कमी हो गई थी। सैनिक और नागरिक शिविरों में भूखमरी फैल गई थी। अंततः 14 जनवरी 1761 को मराठे मजबूरी में खुले युद्ध पर उतरे, क्योंकि और अधिक देर तक वे रसद के बिना डटे नहीं रह सकते थे। उस भोर एक महायुद्ध शुरू हुआ। मराठों ने अपने तोपखाने और पैदल सेना को आगे रखा, घुड़सवार पीछे की पंक्ति में थे। मराठों ने इस युद्ध के लिए यूरोपीय प्रशिक्षकों की मदद से आधुनिक तोपखाना तैयार किया था। इसका नेतृत्व किया था इब्राहिम खान गारदी ने, जो मराठा पक्ष में तोपखाने और पैदल सेना का प्रमुख सेनापति था। वो मूलतः दक्षिण भारत में नवाबों की सेना से जुड़ा हुआ था और बाद में मराठों की सेवा में आया था। इब्राहिम खान गारदी ने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित लगभग 8,000 से 10,000 पैदल सैनिकों और तोपखाना दस्ते को संभाला हुआ था। इस दस्ते ने अब्दाली की सेना के होश ही उड़ा दिए थे। उसकी तोपें इतने घातक हमला कर रही थी कि अब्दाली के प्रशिक्षित घुड़सवार पिछड़ गए थे। उसके पैदल सैनिक और तोपें आगे बढ़ रही थी। अब्दाली की सेना पिछड़ रही थी। उसके पास भी तोप थी, परंतु गारदी की तोपों के सामने वो बेअसर थी। कुछ 2 घंटे के युद्ध ने मराठाओं की जीत सुनिश्चित कर दी थी। अब्दाली की सेना पूरी तरह बिखर गई थी और मराठाओं की सेना में एक अलग जोश भर गया था। इतिहासकारों के अनुसार कुछ 4 घंटे से 6 घंटे चले इब्राहिम गारदी की तोपखाने की चोट ने अब्दाली के 10 से 12,000 सैनिकों को मार डाला था या बुरी तरह घायल कर दिया था। इब्राहिम गारदी शायद मराठाओं को ये युद्ध जिता ही देता। मराठा बेहद आक्रामक हो गए थे। अब्दाली की सेना को क्षीण होते देख मराठा घुड़सवार सरदार जनकोजी शिंदे, महादजी शिंदे और मल्हार राव होलकर पूरी ताकत से आगे बढ़े। उन्होंने गारदी की तोपों और पैदल सैनिकों को पीछे छोड़कर दुश्मन पर सीधा आक्रमण कर दिया। उनके साथ ही मुख्य सेनापति सदाशिवराव भाऊ, पेशवा का पुत्र विश्वास राव और बाजीराव मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर भी रणभूमि में टूट पड़े। मराठों का उद्देश्य था कि एक ही झटके में अब्दाली की सेना को ध्वस्त कर दिया जाए, परंतु यही उनका रणनीतिक दोष सिद्ध हुआ। इब्राहिम गारदी की तोपें अब बेअसर हो चुकी थी, क्योंकि मराठा घुड़सवारी उनके और अब्दाली की सेना के बीच आ खड़े हुए थे। इससे अब्दाली की सेना उस घातक तोपखाने की मार से मुक्त हो गई थी। मौका पाकर अब्दाली ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और पलटवार आरंभ किया। युद्ध अब शुद्ध घुड़सवारी की भिड़ंत बन चुका था। इसमें अब्दाली के घुड़सवार अधिक दक्ष और दीर्घकालिक युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने चालाकी से संघर्ष को लंबा खींच दिया। इस बीच दोपहर हो चली थी। सूर्य तीव्र तपिश के साथ रणभूमि पर भभक रहा था। मराठा योद्धा पहले से ही भूख और अभाव से जर्जर थे। उन्हें ना तो पर्याप्त रसद मिली थी और ना ही शस्त्र सामग्री। दूसरी ओर अब्दाली की सेना को लगातार भोजन और घोड़ों को चारा प्राप्त हो रहा था। उनके सैनिक बारी बारी से विश्राम करते और नई टुकड़ियां युद्ध भूमि में उतरती। घोड़े पुष्ट और सैनिक ताजगी से भरे हुए थे। लगातार 3 से 4 घंटे तक चले इस संघर्ष ने मराठों को भारी क्षति पहुंचाई। एक एक करके उनके शीर्ष सेनानायक रणभूमि में शहीद हो गए। पहले विश्वासराव, फिर शमशेर बहादुर और अंततः स्वयं सदाशिवराव भाऊ। युद्ध का पलड़ा जो दोपहर तक मराठों के पक्ष में था, वो 3 बजे तक पूरी तरह अब्दाली के नियंत्रण में आ गया था। मराठा नेतृत्व समाप्त हो गया और उनकी सेना बिखर कर तीतर बीतर हो गई थी। इस प्रकार कुछ घंटों में ही अब्दाली ने अपनी पराजय को विजय में बदल दिया था। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति था। इस युद्ध में मराठों के लगभग 60 से 70,000 सैनिक मारे गए थे और उनके शीर्ष नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, शमशेर बहादुर प्रमुख सरदार शहीद हो गए थे। परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की उत्तरी भारत पर पकड़ समाप्त हो गई थी। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय पहले ही कमजोर थे। पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली में मुगलों का केवल प्रतीकात्मक शासन रह गया था। असली सत्ता क्षेत्रीय शक्तियों अर्थात अवध, बंगाल, मराठे, सिख, मैसूर और बाहरी ताकतों अर्थात अब्दाली और बाद में अंग्रेजों के बीच बंटने लगी। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीत लिया, पर वो भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। उसकी सेना बहुत हद तक लूट, अस्थायी कब्जे तक सीमित रही। युद्ध के बाद वो अफगानिस्तान लौट गया
और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो गया। मराठों की हार और मुगलों की कमजोरी के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता का शून्य पैदा हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाया। कुछ ही वर्षों बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और अवध पर अधिकार जमाकर भारत में अपनी निर्णायक पकड़ बना ली थी। इस युद्ध में और उसके बाद सैनिकों और नागरिकों दोनों को मिलाकर लाखों लोग मारे गए थे। पानीपत और उसके आसपास का इलाका लंबे समय तक उजाड़ और वीरान बना रहा। व्यापार और कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई। तीसरे पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने मराठों की उत्तर भारतीय महत्वाकांक्षा समाप्त कर दी थी, मुगल सत्ता का पर्दाफाश कर दिया था और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग आसान बना दिया था। इस युद्ध को अक्सर इतिहासकार कहते हैं, यदि मराठे जीतते तो भारत का भविष्य अलग होता, पर हार ने अंग्रेजों की सत्ता की नींव डाल दी थी। आशा करती हूं आपको पानीपत के तीसरे युद्ध का ये विवरण पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोमांचक कथानक और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।